नमस्कार आप सभी लोगों का। यहाँ पर ज़्यादातर जो मुझे लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में नज़र आ रहे हैं वो लग रहा है आप ही लोगों के समर्थक हैं? जनता कम है, राजनीतिक समर्थक ज़्यादा है। कि आप सभी लोगों का स्वागत। सभी अपने अपने पॉलिटिशियन के सपोर्ट में यहाँ आए हैं। संजय निषाद जी के लिए मुझे कहा गया कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ बातें मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहना चाहूंगा और कोई भी बातचीत शुरू होने से पहले भी। हाल के दिनों में आप सबको पता है कि एक चर्चा हो रही है देश में, और चर्चा इस मांग को लेकर हो रही है, इस डिमांड को लेकर हो रही है कि जो जातिगत जनगणना है 2011 में जो हुई थी और जिसके आंकड़े नहीं सामने आए थे, वो जनगणना 2021 का समय है, 10 साल दिए गए थे, वो वापस हो जनगणना और सभी को उसका जो डाटा है, उसका जो डिटेल है वो हासिल हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश की और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी और कड़वी सच्चाई है जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट तय करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मंत्री बनाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मौका देती हैं। बड़ी बड़ी बातें और भाषणबाजी तो खैर ये नेताओं का सामाजिक धर्म वो मानकर चलते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जाति जो है वो अभी भी, और मुझे काफी लंबा अरसा हो गया स्थिति को देखते हुए, वो अभी भी एक बहुत प्रबल राजनीतिक गणित का, पॉलिटिकल अरिथमेटिक का फॉर्मूला होती है हर चुनाव में। तो इसीलिए सब जानना चाहते हैं कि कौन सी जाति का व्यक्ति जो है वो कितनी ताकत रखता है और उसी के आधार पर उसका राजनीतिक हिसाब किताब तय होता है। सैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः आप तो बिहार से हुए जी, है ना? तो यूपी में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? यूपी में मूलतः मैं बिहार से हूँ, निषाद का बेटा हूँ, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता हूँ देश में। और मैं 18 साल की उम्र में ही अपने गांव, अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे मैं आपको माफी चाह रहा हूँ रोकने के लिए। मुझे कान में ना, जैसे आला कमान अपने नेताओं को इंस्ट्रक्शन देती है ना और उनको फॉलो करना पड़ता है, वैसे एक निर्देशक महोदय होते हैं टेलीविजन में जो आहिस्ता से कान में बताते हैं और हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो उन्होंने भी मुझे जानकारी दी है कि केशव देव मौर्य जी भी आ गए हैं महान दल से। आइए सर, आपका भी स्वागत है, प्लीज आइए। तो ये जो कान में आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हम लोग को सुनाई पड़ता है, ये टेलीविजन का आला कमान है। ठीक है जी जी जी। तो आप वापस आते, तो आप बिहार से हैं। जी हाँ, मैं बिहार से में क्या करना चाहते हैं आप? यूपी में आप सबको पता है कि दिल्ली पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली पहुंचता है। हाँ। और हमारा लक्ष्य है कि 2024 में दिल्ली पहुंचना। अभी बिहार में तो हम लोगों ने संघर्ष करके, मेहनत करके, और कह सकते हैं कि सरकार का मैं हिस्सा हूं, आज एनडीए गठबंधन का साथ में हूं और हमारे विधायक है और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है। लेकिन हमारी जो जन्म हुआ, राजनीति में जो मैं आया हूँ, वो निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए हमारी उत्पत्ति हुआ। और हमारा एक यही विचार था, लक्ष्य था कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, और इसके लिए हमने बिहार में बहुत संघर्ष किया। फिर मैंने देखा कि जिनके पीछे घूम रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं होना, अपने पास पावर चाहिए, और पावर के लिए हमने घूम रहे हैं जो भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे हम लोग घूम रहे थे ना, खुल के बोलिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो, सब कांग्रेस हो, सब पार्टी के पीछे हमने, हमारे पूर्वज ने पीछे पीछे घूमा कि हमारे जो बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, वो बिहार में भी लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, झारखंड में लागू किया जाए। और हम लोगों ने भी करियर को स्टार्ट किया तो हमने भी उसके पीछे घूमा। लेकिन मैंने एहसास कर लिया 2017 तक कि किसी के पीछे घूमने से नहीं होगा, उस जगह पे पहुंचने से होगा। और फिर हमने 2018 में पार्टी बनाया और 19 में के लोकसभा में यूपीए के साथ गठबंधन करके हमने चुनाव लड़ा। फिर आपके पास जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो आप पीछे पीछे नहीं घूमेंगे
जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मतलब किसी के साथ कोई गठबंधन किसी नहीं के करेंगे। साथ किसी के पीछे घूमने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारी देखिए, अपनी फॉर्मूला विचारधारा। देखिए, आज की राष्ट्रीय राजनीति का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जी आप लोग अपने अपने समाज की नुमाइंदगी करते जी हैं, ठीक है, वो पिछड़ा है, उसके परिवर्तन की बात होती है। उसके बाद आप लोग ये बड़ी पार्टियों के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। आपका तो कुछ होता नहीं, आप पीछे पीछे घूमते रह जाते हैं। बीजेपी की 325 सीट आ जाती है, बीजेपी की सरकारें बन जाती है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की। जी जी। तो बहुत अरसा हो गया मुझे भी देखते हुए, 2 दशक से ज्यादा। तो आप पीछे ही घूमते नजर आते हैं। आप अपनी जो हक की लड़ाइयां बताते हैं, उस पोजीशन पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। आप तो बड़ी पार्टी के पिछलग्गू होते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम उस वर्ग से आते हैं जहां समस्या पैदा होता वहीं हमारी जन्म हुआ। जी, हमारी भी पैदा वहीं हुआ जहां समस्या पैदा जन्म लेता है। तो मैं निश्चित तौर पे, हमारे पूर्वज भी, हम लोगों ने भी उम्मीद एक रखते हैं कि बड़े लोगों के साथ जाएं और हमारी नैया पार लग जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। हम लोग तो हमेशा भोलापन दिखाए हैं, श्री रामचंद्र जी को नैया से पार लगाए राजनीति हैं। में कोई भोला नहीं होता। नहीं, कभी उम्मीद करते हैं, भरोसा करते राजनीति हैं। में भूला हो सकता है, भोला नहीं। हम एक उम्मीद कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग करते हैं। आज बिहार के अगर इतिहास ले लीजिए तो आप हमारी राजनीति देखेंगे तो हम कभी किसी के पीछे घूमे नहीं। लोग हमसे दोस्ती करने का कोशिश किया और साथ आए तो हम लोग चलने का भी निर्णय लिया कि चला, निश्चित तौर पे देश में गठबंधन की राजनीति है। सर जी, सीधे शब्दों में, ये क्या आप लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन का पैटर्न, तौर तरीका बना लिया है कि आप इस्तेमाल होते रहेंगे बड़ी पार्टियों से? कह सकते हैं कि इससे पहले ऐसा होते आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसा हम लोग ना करें। ठीक है सर, आपसे बात करना चाहेंगे। सिर्फ 1.5 दशक पे हम आते हैं। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति के इतिहास में बहुत गहरा जा सकता हूं, लेकिन सिर्फ 1.5 दशक में कहानी ये बनी है। और 2014 से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को, यूपी में बैठे हैं, लखनऊ में, तो एनालाइज करूं, उसका खुद का एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन उसके खुद के प्रदर्शन में एक अरिथमेटिक लगाई गई। पहले भी प्रयोग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए, क्योंकि उसका पारंपरिक छवि जो है वो सवर्णों की पार्टी की थी, वो छोटे छोटे लोगों को लेकर आई और आप लोगों को उसने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और अपना फायदा लिया। इस बार भी आप लोग यही कराएंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत एक टेढ़े मोड़ पर है। दलित पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और संविधान के खिलाफ कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। आज जरूरत है इस बात की कि एक ऐसी सरकार आए उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम करे। धर्म की बात बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, लेकिन मंदिर बनने से इलाज नहीं हो सकता। इसलिए इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, चलने की सड़कें चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए हर आदमी को। यह दुर्भाग्य है इस देश का और इस प्रदेश का कि हम सभी लोग जात के नुमाइंदे कहे जाते हैं और जात की बात के आधार पर हमें बुलाया जाता है। दुर्भाग्य नहीं, हकीकत है। हकीकत तो है, इसीलिए तो दुर्भाग्य नहीं है। जाति पर मैं इस आर्ग्यूमेंट को, मैंने भी हाल में एक किताब कंप्लीट की है, उत्तर प्रदेश पर ही है, और मेरी खुद के अपने 20 साल से ज्यादा का उत्तर प्रदेश को देखने का तजुर्बा है। जाति, इसमें किसी को, ये आप जो बातें करते हैं ना पॉलिटिशियंस, सारी पार्टियों के, विकास और कुछ नहीं, जाति, किसी के पास जाति प्रबलता नहीं है अपने इलाके में, उसको उस पार्टी के हिसाब से टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एकदम सच्चाई है। अच्छी बातें हैं कि आपको हेल्थ चाहिए, आपको विकास चाहिए, सुनने में बढ़िया टेलीविजन कार्यक्रम की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पास जाति पकड़ नहीं है अपने क्षेत्र में, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है राजनीतिक तौर पर। आपने बहुत पुराने अनुभवी पत्रकार हैं और आपने दुनिया देखी है विज्ञान जी, बिल्कुल आपने सच कहा कि ये जाति, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हम जातियों की बात करते हैं, क्योंकि इतने दिन से आजादी के बाद जाति खत्म करने की किसी नेता ने प्रयास नहीं किया। सरकार में जो रहे उन्होंने जाति खत्म नहीं किया, जाति को बढ़ावा दिया। अभी बीजेपी सरकार ने जन आशीर्वाद यात्रा में तमाम मंत्री लगाए और मंत्रियों को कहा कि ये हमने पिछड़ी जाति का बना दिया, ये हमने साहब फलानी जाति का बना दिया। क्यों बता रहे हो? अगर आपने काम किया बहुत तो बढ़िया जाति पॉइंट क्यों बता रहे हो? मैं आपकी दाद देता हूं। जी। आप इस मंच पर बैठकर ये कह रहे हैं, मैं आपकी दाद देता हूं, क्योंकि पिछला जो कैबिनेट का राष्ट्रीय स्तर पर
एक्सपेंशन हुआ है, उसमें एक एक मंत्री को, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, एक एक मंत्री को जातीय इक्वेशन देखते हुए बनाया गया। मैं दाद देता हूं कि आप इतनी ऑनेस्ट बात कर रहे हैं, इसलिए किसी को भारतीय राजनीति में हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक यह अधिकार है ही नहीं बोलने का कि उसने जातिगत राजनीति नहीं की है। यह अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक किसी को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि सबने वो पॉलिटिक्स की है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है, देखिए आप लोगों को थोड़ा गंभीरता से इसको समझिएगा, ये थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल चाट मसाले चीख चिल्लाने वाली बहस नहीं होगी, आप सब लोग भी सुनिए। होता क्या है, आप लोगों को अपने प्रति आकर्षित करती हैं बड़ी पार्टियां, आपके लिए एक जगह बनाती हैं, जगह बनाकर आप उनसे एक गठबंधन करते हैं, अलायंस करते हैं, या जो भी आप रिश्ता उनसे रखते हैं। रिश्ता रखते वक्त तो बड़े फूल माला बरसाए जाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। एक बार, यदि मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते मैं क्या कह रहा हूं, एक बार जब रिश्ता हो जाता है, जब महान दल आ जाता है अपनी राजनीतिक जेब में, उसके बाद आप दर दर भटकते फिरते, बुरा मत मानिएगा, और आप जिस समाज की नुमाइंदगी का वादा करके आते हैं वो आपके वादे भी नहीं पूरे होते। ये कैसे बदलेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को निकल जाती हैं, वो शोषण करती हैं। सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हम सभी लोग, जैसे मैं हूं, मैं शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहता है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जानता हूं, और इसके पहले कोई नहीं जानता था कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य कितना है। जब मैं 2012 में अकेले चुनाव लड़ा महान दल ने, तो महान दल को 71 सीट पर 7.5 लाख के आसपास वोट मिला। हमें 46,500 वोट के आसपास ठाकुर द्वारा में मिला, जो मुरादाबाद की विधानसभा, हम सेकंड नंबर पर रहे। और तमाम दर्जनों, 2 दर्जन सीटों पर हम 35,000, 32,000, 30,000, 28,000, 20,000 के आसपास रहे। उसे 50 जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपकी इतनी बढ़िया बात बोली है, मैं आपकी बातों की दाद दे रहा हूं जी, मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा हूं, आलोचना, क्योंकि होता क्या है, ये लोग सब लोग यहां बैठकर समझते हैं, जल्दी से सारे लोग समझ लें, कोई इसमें बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। जब आप जाति प्रभाव नेतृत्व करते हैं, किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, ना सिर्फ आप सीटें जितवाते हैं, आप अपनी सीट भले न जीते, आपका वोट जुड़कर सीट जितवाता है, और आपका ही वोट जुड़कर सीट हरवाता भी है। तो इतना क्रूशियल फैक्टर होता है, लेकिन कहीं पर आप लोग नेगोशिएट नहीं कर पाते। पॉलिटिक्स इज अबाउट बार्गेनिंग। ये कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता तो है नहीं, राजनीति है, बुरा मत मानिएगा। तो आप लोग बार्गेन नहीं कर पाते, वो उस समय तो आपको यूज कर लेते हैं, और बाद में आपको समझ में नहीं आता कि हम इनसे हासिल क्या करें। नहीं, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलना चाहता हूं। इस देश में आरएसएस के हाथ में कई पार्टियां हैं। आरएसएस के 2 मेन पार्टी हैं, जो दो हाथ हैं उसके, और उस 2 हाथों में 10 उंगलियां। ये आरएसएस हम छोटी पार्टियों को जो मेहनत करके अपने वजूद को खड़ा करते हैं, उन्हें ऑफर देती है कि आओ और हमारे साथ जुड़ो, हम आपको आगे प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारी कठपुतली बनकर काम करो, जैसे मंत्री काम करते हैं। मैं अपने आपको 2017 की बात बताता हूं, जब मैं बहुत मजबूत हुआ महान दल, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में मैंने रैली की, 200 से ज्यादा मैंने बड़ी रैली की, जिसमें लाख लोग आए। ये ठीक है कि मुझे मीडिया कवरेज नहीं मिला, मैंने बहुत बड़ी रैली की, और कार्यकर्ताओं को मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने ट्रैक्टरों से भीड़ जुटाई, जो समाज के लोग, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के लोग अपने पैसे से आए, और बड़ी अच्छी भीड़ जुटी। जब हम मजबूत हुए तो हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बुलाया और कहा कि आप पार्टी बंद करिए, विलय कर लीजिए, और आइए मैं आपको मंत्री बनाता हूं। मैंने जब मना कर दिया तो मुझसे कहा गया कि आपके सामने बड़ी लाइन खींच दी जाएगी, और बड़ी लाइन 2017। आप दोनों लोगों से एक सेकंड में काट के कहना चाहूंगा, उस समय 2017 में उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। लेकिन महान दल मजबूत होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम का चेहरा रखा गया, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य साहब के दर्द पर हम अलग जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं भी आप दोनों लोगों से, आप उत्तर प्रदेश से हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, मैं भी वहां का रहने वाला हूं। सबसे ज्यादा जनसंख्या का इलाका है और सबसे लोएस्ट पर कैपिटा है इनकम
हाँ, अगर एग्री को देखें, सिर्फ एग्रीकल्चर को देखें, तो मैं बड़ा इस सब अध्ययन वर्षों से कर रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है सर, एक चीज, अब बहुत इस पे एकेडमिक बहस हुई है, पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के दो तरीके होते हैं। दुनिया भर में अलग अलग रिसर्च ने माना है, आप लोग जमीन से जुड़े लोग हैं। एक होता है कि सामाजिक तौर पर आप परिवर्तन लीजिए, जिसमें राजनीतिक आती है। दूसरा होता है कि उनका आर्थिक परिवर्तन भी तो होना जरूरी है। सरकार की स्कीमें उन तक नहीं पहुंचती, उनको जो आखिरी व्यक्ति को जो उसके हाथ में पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। जब आप इन सरकारों से जुड़ते हैं, मान लीजिए आप इनकी सरकार को कल मदद कर देते हैं बनने के लिए, आपको इकोनॉमिक पैकेज क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहता हूं। सरकारी स्कीमें छोड़िए, वो तो होती ही हैं पहुंचने के लिए जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। आपको क्या आर्थिक लाभ होता है? कितने लोग आपके यहां पर रोजगार हो जाते हैं? कितने लोग वाकई बीपीएल से, जो गरीबी की रेखा है, उससे ऊपर आ जाते हैं? नहीं, देखिए, इसमें तो हर एक व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, और पॉलिटिकल तरीके से जब आप मजबूत होते हैं तो नीचे स्तर पे जब आप के लोग का मनोबल हाई होता है, और आप उनको जितना सरकार में रहकर जो स्कीम है उसका लाभ तो आप लोग दे ही रहे हैं। मैं आपको माफी चाह रहा हूं सर, टोक रहा हूं। मनोबल हाई होता है, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, नेता का चेहरा चमकता है। मैं निचले स्तर पर नौकरी, काम, खेती, आर्थिक बदलाव की बात कर रहा हूं। मान लीजिए, और वक्त मेरे पास कम है, बार बार निर्देशक महोदय कह रहे हैं, मान लीजिए आप किसी सरकार के एसोसिएशन में 5 साल रहे। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यूपी आए हुए हैं, आपके समाज के कितने लोग आर्थिक तौर पर उनका जीवन बदलेगा, उनकी जिंदगी बदलेगी? कितना उनको काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा? तो देखिए, जब हमें मौका मिलेगा तो हमें जितना हो सकता है हम लोग तो काम करना है, और पावर, जब हम टॉप लेवल की पावर बनेंगे, जैसे आप कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में यादव भाई का प्रगति हुआ, बिहार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक यादव भाई का प्रगति हुआ, उसी तरीके से स्वर्गीय हमारे रामविलास जी के नेतृत्व में हमारे पासवान भाई का प्रगति हुआ। तो निश्चित तौर पे अगर उस लेवल पे आप पहुंचते हैं तो आपके समाज का मनोबल हाई भी होगा और उस लेवल तक पहुंचाएंगे। आर्थिक प्रगति।